अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। वैसे आजकल के दिन की अगर बात करें कि आजकल के दिनों की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में सर्दी की लहर जो है वो हमें नज़र आती है। कराची में जिस तरह इस दफ़ा बारिशें कराची के अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, उसी तरह कहा जा रहा है कि सर्दी इस दफ़ा जब कराची आएगी तो बताएगी कि मैं सर्दी हूँ। लोगों ने, कराची में रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने सर्दियों के जितने कपड़े थे सारे निकाल लिए। कंबल, रज़ाइयाँ सब कुछ निकल चुके हैं। ये 2-3 दिन से सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो चुका है। कुछ लोग ये चंद दिन की मेहमान सर्दी से आते साथ ही तंग आ गए और कुछ जो है इस सही तरह से वेलकम कह रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। खैर, कुछ दिन की बात है, आप भी एंजॉय कीजिए। और मगर सर्दी से या मौसम से लड़ने का या मौसम को एंजॉय करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उसके मुताबिक वेल इक्विप्ड हो। आप अच्छे तरीके से आपने अपने आप को लपेटा हो, सर्दी से पूरी बचत आप करें और फिर उसके बाद आप इसे एंजॉय करें, तो मेरा ख्याल है आप बीमारियों से बचे रहेंगे। वरना ये जो एक हफ्ते की सर्दी जो है 15 दिन की बीमारी देकर चली जाएगी आपको। बॉबी हमारे साथ हैं, फाइनली ये छुट्टियां गुजार के वापस आ चुके हैं, तो हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉबी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे और बाकी लोग भी ठीक ठाक होंगे। हाँ, आप कैसे हैं? कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी। और जहाँ तक सर्दी की बात है तो सर्दी वाकई सर्दी आ तो गई है लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं आई। अच्छा, मेरे हिसाब से अभी पूरे तरीके से नहीं आई। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप? हमारा बुरा हाल हो गया नहीं, खैर ऐसा नहीं है। अभी इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि सर्दी आगे और बढ़ेगी। बिल्कुल सही है जनाब। अच्छा, आज के मौजू की तरफ आते हैं। मैं अपने मौजू की तरफ आने से पहले मैं कुछ सुन रहा था उस दिन कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से वाकई नाखुश हैं, अगर हम अपने आप को देखें, कहीं ना कहीं हमारी शिकायतें इतनी ज़्यादा होती हैं लाइफ से कि पता नहीं जैसे हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि हम उनके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कैसी कैसी परेशानियों में मुब्तला हैं। हम कभी किसी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे जाके देखें, इमरजेंसी के बाहर सिर्फ 15 मिनट निकाल के हम बैठें तो हमें पता चले कि क्या सूरत हाल चल रही है। कभी किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाके 15 मिनट गुजारें तो वहाँ पे देखें कि वो जो लोग जिन लोगों के साथ ये गुजर रहा है वो कौन है। कभी किसी जेल के पास जाके देखें, हम लोग वहाँ बैठें और देखें कि लोग किस तरह तरस रहे हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए। और सिर्फ वो जो पीछे वाले लोग हैं वो तो हैं ही हैं मुश्किल में, जो शख्स खुद वहां फंसा हो उसकी क्या सूरत हाल। ईदी साहब कहा करते थे कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे जाहिलों की फौजें हैं, हम तस्लीम नहीं करते हैं। हमारे अंदर इंसानियत जो है ना वो पता नहीं ख़त्म होती जा रही है। तालीम है, तरबियत है, दोनों अलग अलग कर चुके हैं हम लोग। अगर वो जो लोग इन हालात में फंसे हुए हैं, जैसे जेलों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो अगर तरबियत होती, कुछ सेंसिबल होते वो लोग, तो शायद उस तरफ ना जा पाते। पिछले दिनों की बात है, एक वाकया बड़ा मशहूर था, मतलब बड़ा डिस्कस हो रहा था कि एक बच्चा जो गूंगा बहरा बच्चा जो बॉर्डर क्रॉस कर गया पाकिस्तान का, हिंदुस्तान पहुंच गया और वहाँ जेल में बंद। यहाँ हमारे अपने मुल्क में जो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जिनकी इस्लाह के लिए उन्हें जेलों में बंद किया जाता है ताकि वो सही इंसान बन के बाहर आ सकें, जो बुनियादी मकसद है, हमारी जेलों का क्या हाल है। तो वो दुश्मन मुल्क में पाकिस्तान से आया हुआ एक इंसान, उसके साथ क्या सलूक होता होगा।
किस तरह वापस आएगा, क्या होगा सारा कुछ, और आखिर ये सोच आती क्यों है हमारे जहन में, हमारे बच्चों के जहन में कि हमने यहाँ बाहर चले जाना, पाकिस्तान से निकल जाएंगे, इस सरहद से बाहर निकल जाएंगे तो हमारे जो है ना सारे मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे मुस्तकबिल बेहतर हो जाएंगे। इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा अपने मेहमानों का। हमारे साथ मेहमानों में मुल्क की फेमस एडवोकेट मौजूद हैं, सैफी अली खान। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम ये जो साइकी होती है, जो अपने खुशहाली के हवाले से कि काम वाम कैसे बेहतर होगा, हम सोचते रहते हैं ना कि हर चीज़ का हल जो है मुल्क से बाहर जाना ही है। ज़रा इस बारे से भी काफ़ी बात करेंगे हमसे मलिक ज़मीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं ये ख़ास तौर पे ये जेलों के जितने भी निज़ाम हैं और जो सूरत हाल है ये उस पर बहुत काम कर रहे हैं। इनकी कोई इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है मगर इनके जो जज्बे हैं वो बहुत बुलंद। शुजात बरनी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शुजात भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इजाज़त हो तो एक ब्रेक का चक्कर लगाएं हम लोग। एक ब्रेक के बाद दोस्तों वापस आते हैं तो आप दोस्तों के साथ हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। आज के इस मौजू पे कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ास तौर पे भारतीय जेल में क़ैद पाकिस्तानी बच्चे ख़ास तौर पे जो हैं उनके बारे में कि किस तरह वो वहां तक पहुंचे और अब वापसी का क्या रास्ता है और आइंदा इस सारे सिलसिले को हम कैसे रोक सकते हैं। इस सबसे पहले मेरे साथ एक, क्योंकि ये वाक़या पसरूर में हुआ है, पंजाब का एक शहर है। पसरूर के जो अब तक के नुमाइंदे हैं हमारे, एहसन गिलानी, वो हमारे साथ हैं। ज़रा इस वाक़े को उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह की करम से। अच्छा एहसन साहब, बताइएगा कि ये असल वाक़या था क्या और क्या खबर थी, ज़रा उस बारे में हमें बताएं पहले। ये पसरूर का मोहल्ला तकीर का रहायशी है गुलाम मुस्तफ़ा। ठीक है। उसका 12 साल बेटा था जो बोलने और सुनने से महरूम था। ये अक्टूबर 2013 को जो है ना वो अपने घर से बाहर निकला था और उसके बाद गायब हो गया। तो लवाहकीन ने जो है वो थाना सिटी पसरूर में दरखास्तें दी, उसके बाद डीपीओ के ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा पुलिस का रवायती सलूक है वो इनके साथ रवा रखा गया। इसी दौरान एक नौसर बाग ग्रुप जो है वो दरमियान में आया, उन्होंने इनके वालिदैन को फोन किया, तावान के लिए 5 लाख रुपए का तावान तलब किया गया कि आपका बच्चा हमारे पास है, अगर आप इसको जिंदा देखना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए अदा कर दें। ये क्योंकि वालिदैन जो है सर इंतहाई गरीब बंदे हैं, मेहनत मजदूरी करता है इसका बाप, 5 बच्चों का ये बाप है और इसकी एक बड़ी बेटी जो है वो भी गूंगी और बहरी है। तो इनका गुजारा मुश्किल, इन्होंने 10,000 रुपए में बोला कि हम तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया दे सकते हैं। ये 10,000 रुपया जिन्होंने इजी पैसा कर दिया, उससे जो है उसका डाटा मुलजम का आ गया, वो पुलिस को दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने बदकिस्मती से गरीब आदमी की मदद करने की बजाय सिर्फ 25 टेलीग्राफिक एक्ट के तहत जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया, जबकि ना अगवा का ना तवान तलब करने की कोई दफा इसमें शामिल नहीं की गई और उसके बाद इस केस को ठप कर दिया गया। 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये जो मजलूम वालिदैन थे ये अपनी मदद आपके तहत बच्चे को तलाश करते रहे, लेकिन बच्चा ना मिल सका। अपना हार के वो जो है ना वो ये समझ बैठे कि शायद हमारे बच्चे को जो है वो अपना मार दिया गया है। सबर शुक्र करके बेचारे बैठ गए। 4 दिन पहले सर जो है ना वो अपना दिल्ली से जो है ना वो एक एजेंसी के हवाले से जो है वो एक सर खबर जो है वो बाहर आई कि इस तरह एक गूंगा बहरा बच्चा है जो अपना अमृतसर जेल में कैद है। उसकी एक तस्वीर भी छपी हुई थी। उस तस्वीर को देख के ये अपना गुलाम मुस्तफा जो उसका वालिद है वो अब तक की ऑफिस में आया। इसके बाद हमने उसका बकायदा एक पैकेज बना के जो है अपने चैनल पे चलाया। ठीक है। तो तमाम एजेंसी जो है वो हरकत में आ गई है।
सही है, ठीक है, बिल्कुल। और अभी हरकत में आने से क्या हुआ, कुछ बच्चा वापस आ गया या और उसके आने के चांसेस हैं, क्या बातचीत हो रही है इस बारे में? अभी सर ये हुआ है कि तमाम एजेंसीज के जो नुमाइंदे हैं वो उनको मिल रहे हैं, उनसे डिटेल लेके जाते हैं। ये पाकिस्तान रेंजर, स्पेशल ब्रांच, आईएमई वगैरह के तमाम अदारों ने उससे राब्ता किया है और उसमें जो है ना वो रेंजर के हुकाम के मुताबिक वो इंशाल्लाह होपफुल है कि आपका बच्चा जो है इंशाल्लाह वो जल्द जो है ना वो आपसे मिलवाया जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एहसन, थैंक यू सो मच। सैफी जी, इन्होंने एक एक्ट का जिक्र किया था, वो पता नहीं 25 टेलीग्राफिक एक्ट के बारे में कुछ इस तरह की बात करते हो, मुझे ज़रा उस बारे में बताइएगा क्या है और ये पुलिस के रवैया, क्योंकि इसका सामना हमें अक्सर करना पड़ जाता है, हमें मतलब अवाम को अक्सर पुलिस के साथ, क्योंकि ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो अवाम के साथ ठीक से ताउन नहीं करती है। बहुत सारे बड़े डिसेंट और वाकई अपने काम को, पेशे को खिदमत समझने वाले लोग भी मौजूद होंगे, मगर ऐसे लोगों से जब वास्ता पड़ता है तो उनका क्या हल किया जाए? फ़हीम, शुरू में आपने एजुकेशन के हवाले से बात की। अच्छा, अभी मई में भी एक लड़का था अब्दुल्ला नामी, जो वाघा बॉर्डर पे परेड देखते हुए खुद ही छलांग के दीवार और वहाँ चला गया और कि जी मैं इंडिया देखने आया हूँ या हीरो बनने आया हूँ, वो भी पता नहीं अभी वापस नहीं आया। जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, वो बच्चों को यही हमें सिखाया जाता है कि भी आपने पढ़ना है, उसके बाद आपने पैसे कमाने हैं, यानी फॉर एजुकेशन फॉर पर्पस ऑफ मनी मंटिंग। ये नहीं सिखाया जाता कि उसमें तरबियत शामिल हो। सबसे पहले तो हमें ये तो एक अलग ही वाक़या है ना कि ये बच्चे के साथ तो मिसहैप हुआ, वो किडनैप हुआ, उसकी FIR हुई, वो अलग है। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए एक तरबियती प्रोग्राम रखना चाहिए। बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि हमारे सिलेबस में जो 5वीं 3री क्लास से सिलेबस है उसमें शामिल किया जाए कि बॉर्डर की क्या अहमियत है। हमारे बॉर्डर को अगर आप क्रॉस करेंगे वो क्राइम है और वहाँ जाके आप फंस जाएंगे। ठीक है, एक तो ये ज़रूर हर बच्चे को क्लास में, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं यहाँ पे ये इसमें इसको नेसेसरी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए कि आप पढ़ाएं, ताकि कोई भी बच्चा, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे केसेस होते हैं। 80% केसेस जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, जवान लड़के जो हैं वो जी हमें बाहर जाना है, उनको कॉन्सिक्वेंस पता ही नहीं होते कि अगर हम पकड़े गए, मारे गए हमारे साथ। अभी ये बलूचिस्तान में 4 लड़के मारे गए जर्मनी जाने के शौक में। पहली तो ये बात है। अब मैं तुर्की में भी कुछ बंद किया हुआ था, यहाँ से झांसा देके ले जाते हैं, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाता है ना कि जी मैं हम आपको ले जाएंगे। अब वो शिप से ले जाते हैं, कहाँ से ले जाते हैं, इसके ऊपर जो है एक बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए घरों में भी और हमारे प्राइमरी लेवल पे, हायर पे नहीं, क्योंकि जाते वही हैं लोग जो नॉन मैट्रिक होते हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। उनको होता है कि बाहर जाएंगे तो बाहर तो हमारे लिए पता नहीं खजाने रखे हैं, वो लूट के हम ले आएंगे। हालांकि बहुत बुरा हाल है और पाकिस्तानियों के साथ तो स्पेशली बहुत ही वो ज़्यादा नारवा सलूक रखते हैं। अच्छा, अब इस बच्चे का जो गुलाम मुस्तफ़ा का जो केस है, एक तो वो बेचारा गूंगा बहरा बच्चा है, ना वो बोल सकता है ना बता सकता है, और मेरे ख्याल से लिख पढ़ भी नहीं सकता होगा कि वो लिख के एड्रेस बता देता या नाम बता देता कि जी मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे यहाँ पर पहुँचा दें। अब पुलिस देखें हमारी कि अगर पुलिस कामयाब होती ना तो फिर कराची में या पंजाब में या कहीं और कभी रेंजर्स ना आती। देखें आपके कराची में भी जो है सुकून या अमन कब आया, जब रेंजर्स आई। हम कहते हैं जी पुलिस को पावर्स दे दो, तो पावर्स तो पुलिस के पास पहले से बहुत थे, तो उन्होंने क्या किया। अब देखें, एक गरीब माँ बाप आया है जनाब कि हमारा बच्चा मिसिंग है, और मिसिंग के अलावा उन्होंने बता भी दिया कि तावान की भी हमें आई है, तो उनको चाहिए था कि उसको वो देखे ना, वो कह रहे कि हम 10,000 से ज्यादा तो हम दे नहीं सकते, मतलब और 5 लाख की डिमांड आ गई। अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे होंगे, वो क्या पता नहीं, उनके घर में 3 वक्त की रोटी भी होती होगी कि नहीं होगी, वो किस तरह वो सारे मतलब काम कर रहे होंगे, मेहनत मजदूरियाँ। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में गूंज रही है। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं एग्जैक्ट सूरत हाल के हवाले से कि इसका क्या सोल्यूशन है और कैसे हम इस जैसे वाक़यात से बच सकते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। ये दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू है भारतीय जेल में कैद पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बच्चे। सैफ़ी अली खान साहिबा हमारे साथ हैं आज, और मलिक ज़मीर साहब हैं, और शुजात बरनी साहब हमारे साथ हैं। शुजात बरनी साहब एक फलाही इदारा जो है वो रन करते हैं, जो ख़ास तौर पे जेलों में जो
कैदी हैं उनके बारे में जो है ना काम करते हैं कि किस तरह, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो बग़ैर किसी वजह के वो किसी न किसी के कसूर की वजह से सज़ा कोई और भुगत रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो खैर आज वो हमारा मौजू नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा अपना शुजात साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब कोई पाकिस्तानी इस तरह सरहद क्रॉस कर लेता है तो उसकी वजह क्या वजूहात सामने आती हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? अच्छा, इंडिया के तो बहुत सारे केसेस जिन लोगों ने सरहद क्रॉस की है वो तो ऐसे भी रहे हैं कि वो बॉलीवुड से बड़े इंस्पायर्ड रहे हैं लोग, ठीक है। किसी को जनाब कतरीना कैफ से मिलना था तो वो उन्हें कोई दीवार नज़र नहीं आई, कोई सरहद नज़र नहीं आई, तो निकल ही गए बेचारे, तो पता नहीं वापस आए कि नहीं आए। तो इस तरह की, तो अब आप बताइए कि क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि वो इंडिया का रुख करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये कि जैसे साहिबा ने फरमाया कि एजुकेशन, तालीम, ये बहुत बड़ी एक अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। बात ये है कि जहाँ तालीम नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। जब उस बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है, उस बंदे ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसको क्या पता होगा क्या बॉर्डर, क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान। वो तो बेचारा यहाँ भी मजदूरी कर रहा है, ठीक है। और जो जाते हैं वो कुछ गर्ज होता है उनको, जैसे आपने बताया है कि उनको किसी चीज़ को फेम चीज़ उनको पसंद होती है तो वो चले जाते हैं वहाँ पर, शौकिया तौर पे चले जाते हैं। या ये समझते होंगे कि पाकिस्तान से निकलेंगे तो मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे लोग भी हैं। हाँ। लेकिन असल में लोगों देखें, बात ये है कि मीडिया काफ़ी आम हो चुकी है चीज़ है। बात ये है कि वो चीज़ जो देखते हैं ना, यार इंडिया की फिल्में इस तरीके से आ रही हैं, सब चीज़ें जो चल रही हैं वो टीवी को देखकर ही की जा रही हैं, ठीक है। फिल्मों में जो हो रहा है वो इस वक्त जो है अपने आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बात ये है कि पहले एजुकेशन की कमी, दूसरा ये कि यहाँ पर जो है ये समझते हैं अगर यहाँ 200 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, वो लालच के तौर पर वो आगे निकल जाते हैं और उनकी उम्रें इतनी नहीं होती हैं। मुझे अफसोस की इस बात से कहना पड़ रहा है कि इतनी कम उम्र बच्चे जो है बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और रोज़ जो है, मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ पर लोग इस्तकबाल करते हैं। जैसे बताया अभी आपने सुना कि जिस तरह काली भेड़ें पाकिस्तान में, इसी तरीके से काली भेड़ें इंडिया में, वो काली नहीं डबल काली भेड़ें हैं वो। मतलब पाकिस्तान तो जो थोड़ा सा चलो ले दे के 100-200 रुपये में कर लेता है, लेकिन भारत के अंदर जो पुलिस इस वक्त इन्वॉल्व है, जो वहाँ पर चल रहा है, वहाँ पर कोई पाकिस्तानी अगर आ जाए, खुदा ना खास्ता गलती से भी आ जाए, वो बच्चा ही क्यों ना हो, उससे वही बर्ताव किया जाता है कि यार ये एजेंसी का या जो है ये मुकबर है, इस तरीके से वो अप्लाई करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार ये बच्चा है, मतलब ऐसी मजाक में आ गया। इंतहा पसंदी की मिसाल मैं ये दूंगा। मैं कल ही मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तान से कुछ लोग होंगे, कोई वफद गया होगा, वो बस जा रही थी, उसके पीछे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था कि और साथ पुलिस की गाड़ी थी, जो वो क्योंकि जो भी है पाकिस्तानी वहाँ गए हुए हैं, किसी काम से गए हुए थे, मेहमान है, तो साथ पुलिस की गाड़ी सिक्योरिटी में थी। तो लोग जो है वो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, दिखा रहे थे और ये देखे पाकिस्तान की गाड़ी घूम रही है, ये वो है, ये ऐसा है वैसा है, हमारी पुलिस भी मिली। मतलब वो इस कदर जो है वो इंतहा पसंदी और शिद्दत नजर आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो 4 पुलिस वाले हैं, अगर लोग ज्यादा होंगे तो शायद जो उनके ऊपर टूट पड़ेंगे उन्हें मारने के लिए। मतलब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सर बात ये है, टिक टू टैक होता है, ठीक है। अब बात वो पाकिस्तान, हम हिंदुस्तान हमें समझता है दुश्मन, ठीक है, और हम उसे समझते हैं दोस्त। हमने हाथ मिलाया, हाथ बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, हमने हाथ बढ़ाया, ठीक है, उन्होंने हमसे हमेशा पीछे छुरा ही घोपा, समझ रहे हैं। तो बात बड़ी तवील है, बात सिर्फ इतने हम करेंगे। सही है। अच्छा, हम आते हैं मौजू की तरफ कि अपना मलिक ज़मीर साहब ये बताइए कि ये जो नौजवान हैं इन्हें क्या एक, क्योंकि इस वक्त भी बहुत सारे नौजवान जो हैं उनसे ये पूछें भी आपने क्या करना चाहिए, हमने मुल्क से बाहर जाना है, हमने पाकिस्तान रहना ही नहीं जनाब, क्या ज़रूरत है पढ़ने का, क्या ज़रूरत है। तो इस तरह की ये सोच मौजूद है यहाँ पे। क्यों मुल्क से बाहर जाने की बात करते हैं आप? माशाल्लाह अपना बिजनेस करते हैं आप, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको जो ऐसा क्यों लगता है आपको कि पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? हाँ, फ़हीम ऐसा है कि मैं यहाँ इकबाल के अशार से स्टार्ट लूँगा। इकबाल से कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गुर्दा थे जिनका टूटा हुआ सितारा। तो हमारे जितने यूथ है, मैं स्टडी करता हूँ, मैं लेक्चरार भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, उनके टारगेट्स और गोल किसी और से चले गए, तो वो नेगेटिव्स को कॉपी कर रहे हैं। ये इंडिया के हीरोज़ हो गए, जैसे अभी मैडम केस बता रही थी, अब्दुल्ला नामी बच्चा सवात का रहने वाला, ये मई का केस है, और वाघा बॉर्डर से वो इंडिया की तरफ चला गया।
अब इंडिया की पुलिस उसे जहाँ थाने में वो मौजूद है वहाँ वो इंटरव्यू दे रहा है, भाई आप यहाँ कैसे आ गए? तो उस बच्चे के अल्फाज है, तालीम जी आपकी कितनी है? जी मैं मैट्रिक पास हूँ। कहाँ से? जी सवाद से। किस लिए हैं आप? मुझे ये एक्टिंग करनी है। और क्या बनना चाहते हैं आप? जी मुझे सलमान खान बनना है। तो मैं हैरान हूँ कि हमारे बच्चों को वो रास्ता क्लियर नहीं है। एज अ मुस्लिम जो कुरान पाक में हम एज अ टीचर हम स्टडी भी करवाते हैं, एहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, या मालिक मौला सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला तो जिन पर पहले तेरा- बड़ों को चला है ना, हाँ, बड़ों को देख के बच्चों की तरबियत होगी। वो तो ये तो सिरातुल इसमें मुस्तकीम मैं तो बड़ों को थोड़ा भी सबसे पहले आना ना है। माँ बाप खुद अपने आप को ठीक ना करें बिल्कुल। और कहें कि बच्चा हमारा जो है ना वो तीर की तरह सीधा हो जाए। मतलब जो खुद होंगे, एक अमरूद का पेड़ लगाया तो जिनिया मर्जी दुआवा कर लो कि या अल्लाह जो आम का पौधा निकला है, ऐसा तो नहीं होना ना, जो है वही रहना। और यहाँ इसमें में वजह जो है इसमें फ़हीम ये है कि पॉपुलेशन हमारी, अगर एक बंदे के 10 बच्चे हैं तो वो 10 को नहीं तवज्जो देगा कि ठीक है उस 10 में से 2 अगर इंडिया चले भी जाते हैं, क्योंकि वो उनको बच्चों को वो फर्क टाइम ही नहीं नहीं दे पड़ता, रहे, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। आप 100% सही कह रही हैं, ये सारा मामला ट्रेनिंग का है। मगर ज़मीर साहब ये बताइए कि बच्चों का पाकिस्तान से चले जाने का जो जितने भी नौजवान हैं उनकी मेजॉरिटी अभी भी वो ये क्यों चाहती है कि हम बस पाकिस्तान से बाहर चले जाएं? बाहर जाएंगे तो ख़जाने खुल जाएंगे और पता नहीं हमें ना कुछ काम करना पड़ेगा और अमीर तरीन आदमी बन जाएंगे। ये बताएं कि ये सोच क्यों पैदा हो रही है कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? फ़हीम बात में वहीं से स्टार्ट करूँगा कि जो माँ बाप का रोल है मेरे नज़दीक वो 20% है। माँ बाप की निस्बत टीचर्स, अच्छे टीचर्स मिलें। हाँ मैडम कह रही थी एजुकेशन SEO सबसे बड़ा टारगेट से है यहाँ बेरोज़गारी। अगर वो यहाँ से भाग रहा है, मुल्क छोड़ना चाहता है, क्यों? हाँ आए दिन कराची में डबल सवारी बंद। डबल सवारी से नहीं, बेरोज़गारी से हालात ख़राब होते हैं। वो कहता है मेरे पास अच्छा रोज़गार नहीं है, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ, उसमें क्रेज़ है, पैशन है। वो बाहर जाने के लिए वो कहता है मैं माँ का सोना बेचने के लिए तैयार हूँ, बहन का जहेज़ का सामान में बेच दूंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने स्टडी किए हैं। जी जी। अगर उनमें अच्छे टीचर्स मिल जाएं, उन्हें एजुकेशन दें कि आप तालीम हासिल करें, एक्सपीरियंस लें, ऐसे कोई कोर्सेज करें। सबसे पहले अगर मैं नमल बदल वो यूज़ करें तो चाइना से शेक हैंड करें। जैसे मेरा ताल्लुक जिस यूनिवर्सिटी को मैं रन कर रहा हूँ तियानशी इंटरनेशनल, चाइना से ताल्लुक है और हर साल मेरे साथ 200 बच्चे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं। तो माँ का सोना बेच कर नहीं जा रहे, उन्होंने वो एजुकेशन हासिल की। किस एजुकेशन हासिल की? उस टीचर से एजुकेशन हासिल की है जो उस प्लान को खुद कामयाब कर चुका है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका है प्रैक्टिकली। वो टीचर अपनी कहानी सुना रहा है कि देखें आज से पहले 4 साल पहले 5 साल पहले मैं बेरोज़गार था, मेरे टारगेट्स थे मैं भी अब्रॉड चला जाऊँ। वो कोर्सेज यहीं हुए। वो अगर टीचर्स ऐसे प्रोग्राम्स प्लान ना करते एजुकेशन के, शायद उन नौजवानों को मैं रास्ता ना दे पाता। ऐसे कोई 36 केसेस है मेरे पास। यानी कि आपका ये कि एजुकेशन का बहुत उसमें अहम special एक teachers। रोल है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अगर आपको बेरोजगारी। जी जी जी, आपको बा किरदार जो लोग हैं ना वो बड़े ज़रूरी हैं इर्द गिर्द बिल्कुल। होना। ठीक है, माँ बाप भी ऐसे होने चाहिए जो वाकई अपना उनका किरदार है वो अदा करे Fully, हाँ, पूरे बिल्कुल तरीके सही कह रहे हैं। से। और इसी तरह टीचर्स भी और सारे। एक कॉलर हमारे साथ है, मुझे नहीं पता कॉलर कौन है इस वक्त, मगर जो भी कॉलर होंगे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं मेकअप सिटी से, तो ये उन तक पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम फ़हीम भाई, आइए बात करें। अरे या भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बड़ी अच्छा लगता है जब किसी बहुत ऐसे इशू पे बात कर रहे हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात अभी तो खैर मैं कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्योंकि बात निकली, प्रॉब्लम ये कि हमारा जो टीवी है ना, हम लोग जब स्टार्ट लेते हैं तो हमारी खबरें इंडिया के अदाकारों से होती हैं। उनके संग हम लोग देखें, जिसको हम हीरोज बनाएंगे ना, इंस्पिरेशन देंगे तो बच्चे हमारे उसी तरफ जाएंगे। फ़हीम भाई आपकी 100% बात सही है कि मैं अगर अपने बच्चों के लिए इंसान नहीं बनूंगा तो फिर मेरे बच्चे किसको फॉलो करेंगे? हमें खुद सुधरना होगा, फिर वो सुधरेंगे। लेकिन सवाल क्योंकि अब यहाँ बच्चे शायद जो उसमें हो क्या इंडिया के अंदर, आप यकीन करें कि मुझे जो अंदाजा है, जो लोग जाते हैं, हम लोग जब जाते हैं ना, यकीन करें आप वीजा लेके भी जाएं तो वहाँ आपको एक मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है। यकीन करें इतना फॉलो करते हैं कि हमारे यहाँ तो जो मर्जी आए जाके घूम रहा है, किसी नेशन का बंदा घूम रहा है। तो हम लोग के जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स इसमें स्ट्रांग नहीं है। जब ये बच्चे फंस जाते हैं या जो फंसे में, आप इनके लिए जब अच्छी तरह नेगोशिएट नहीं करेंगे, आप इनके लिए आप इनके पीछे जाएंगे नहीं, हमारे सिफारतखाने काम नहीं करेंगे, तो ये कभी भी नहीं रिलीज होंगे। तो सबसे पहली बात है अपने डिप्लोमेटिक अफेयर्स को स्ट्रांग बनाएं और अपने लोगों को इंपॉर्टेंस दें, तभी ये चीजें हल होंगी, वरना ये नहीं होंगी। और क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ कोई आता है ना फ़हीम, तो हम उसको आउट ऑफ द वे, आप इंडिया का किसी शहर का वीजा लेके जाएंगे, दूसरे शहर में कदम रखेंगे, पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी। और अच्छा। लोगों को वहाँ जो डिटेन किया जाता है वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे डिटेन किया जाता है। तो हमें इंडिया से नेगोशिएट करना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक अफेयर बनाने चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए जो इसको नेगोशिएट करके बच्चों को छुड़ाएं, बजाय इसके जैसे हम बातें करते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जब कोई आता है तो हम उसे इतनी आज़ादी देते हैं कि जो वो जहाँ मर्जी चलता फिरता रहे। उसकी मेरा ख्याल है बुनियादी वजह ये भी है कि हम बाय नेचर
एक मेहमान नवाज कौम है, मेहमान किसी को नवाज एक्सेप्ट कौम। कर लिया कि आप ठीक है, आप हमारे इस धरती पे हमारे घर में आ सकते हैं, तो फिर आप हमारे मेहमान की तरह ही हैं यहाँ पे। वो नहीं, उन्होंने भी किया। फ़हीम, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए हमारे यहाँ अब आप माशाल्लाह शोबिज़ में हैं, हमारे शोबिज़ में एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी एक्टर या सिंगर इंडिया चला जाएगा वो हिट हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। जी, बिल्कुल नुसरत सही। फतेह अली साहब को कोई नहीं पूछता था यहाँ पे, जब वो इंडिया चले गए वो बहुत बड़े लेजेंड बन गए। राहत फतेह अली, आप इस देखें, गुलाम अली साहब हैं। अब नहीं, उनके बाद क्या हशर हुआ, गुलाम अली साहब के ऊपर बैन लगा दिया गया, राहत फतेह अली को एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया, और दूसरे सिंगर्स हैं वो अब उनके साथ वो इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ठीक है, उनका जब कोई एक्टर या कोई उनका लेजेंड हमारे पास आता है हम खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। एक ब्रेक का वक्त फिर हो गया, आपकी दफा ब्रेक आ जाती है। तो जनाब एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और भारतीय जेलों में जो पाकिस्तानी क़ैद हैं उस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। सैफ़ी अली खान साहिबा से बात हमारी जारी थी जब वक्फा आ गया था बीच में। अच्छा, क्या इस वक्त पाकिस्तानी कानून क्या कहता है, किस तरह हम इन सारे मामलों से निपट सकते हैं? पाकिस्तानी ना सिर्फ कानून, इस पे इंटरनेशनल लॉ भी जो है लागू होता है, लेकिन जब दो कंट्रीज का आपस का मामला होता है, आपको पता है काफ़ी अरसे से हमारा बॉर्डर भी अनरेस्ट है, और इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे इंडिया से नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे पिछले कुछ अरसे से। तो इसमें यह है कि देखें, जैसे जो बेगुनाह लोग हैं, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि वो उनके माहीगीर हमारी क्रॉस करके आ जाते हैं जुरिस्डिक्शन में, लेकिन फिर वो कुछ मुआहदे होते हैं, कुछ होता है, हम उनको रिटर्न भी कर देते हैं। काफ़ी माहीगीर जो हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, उनको इंडिया पहुँचा दिया जाता है। हमारे लोग भी, क्योंकि पानी में तो नहीं आपको बॉर्डर लाइन नज़र आएगी ना कि ये बॉर्डर, तो वो गलती से अगर क्रॉस हो जाए तो ठीक। इसी तरह से जब मैं पर्टिकुलरली इस बच्चे के केस पे बात करना चाहती हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा पे, और तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी NGOs भी काम करती है, वो अपने एंड पे वहाँ जाती हैं, वहाँ के अदालतों में वो प्रूव करती हैं कि बंदा जो है वो, क्योंकि वो तो हर चीज़ को, अगर हम एक वो ट्राई भी भेज देंगे ना, जो आजकल बच्चों का रिमोट से उड़ता है, वो उसको भी कहेंगे इसमें कोई डिवाइस लगी हुई है, पाकिस्तान ने कोई साजिश की है और इसमें हमारा डाटा ले लिया है। सही बात। तो ये चीजें कोई कबूतर का भी इशू बना हुआ था, कबूतर का भी बिल्कुल ये है कि वो तो रहेगा ही, हम चाहे कितना ही कहें। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जी हम जाके बॉर्डर पे लड़ पड़े, लड़े नहीं, लेकिन हमारे भी रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए हैं। हमारे इनोसेंट बंदे वहाँ जाते हैं और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनका जासूस यहाँ पे आ जाता है। कलभूषण जैसा बंदा, उसके लिए वो UN चले जाते हैं कि जी इसको फांसी ना दी जाए, इसके काउंसिल से मिलाया जाए, इसको सहूलियात दी जाए। तो वाई नॉट के पाकिस्तानी जो हमारे वहाँ पे बेकसूर लोग गए हुए हैं, वो चाहे वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गए हुए हैं, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए और उनके साथ निगोशिएशन करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उनको वहाँ से रिलीज कराना चाहिए। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो गुलाम मुस्तफ़ा के केस में हम लोग सारी चीज़ें डिटेल कर रहे हैं, लेकिन वो जो केस आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो उस किडनैपर को कि जिसने तावान मांगा उसको अरेस्ट किया जाए, उसको ट्रेस करना चाहिए पहले सबसे, बिल्कुल सही उसको बात। अरेस्ट किया जाए और उससे पूछा जाए कि उसने तुमने आगे बच्चा कहाँ बेचा। ये भी होता है किडनैपिंग में, ये हमने क्योंकि मेरा ताल्लुक क्योंकि लॉ से है, और उसके अलावा भी आपको पता है किडनैपर एक से बेच के दूसरे को दे देते हैं, वो उतने पैसे उससे ले लेते हैं कि भाई मेरा इतना हिस्सा है मुझे दे दो, ये तुम आगे बेच देना, इसका तुम्हें बड़ा माल मिलेगा। अब वो आगे बच्चा बिका है, बिकते बिकते इंडिया कैसे पहुंचा है, ये वही आदमी बता सकता है जिसने कि उनको कॉल करके 5 लाख रुपए तावान मांगा। ये तो सीधा सीधा केस ये है। मगर सैफी जी देखें, वो ये इंडियंस से ज्यादा जो कसूर है वो हमारे अपने लोगों का है कि जिसने हाँ। एक मासूम बच्चे को 2013 में जो बेचारा जो बोल भी नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसको आप बेच रहे हो आगे। सबसे बड़ा कसूरवार वो बंदा है, उसको पकड़ा जाए। वो तो फिर हमारी गवर्नमेंट और ये एजेंसीज भी, और इसमें मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगी कि हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हमारी हुकूमत भी, हमारी एजेंसीज भी तब तक सोई रहती हैं, चाहे वो बेचारे माँ बाप जा के IG के ऑफिस के बाहर बैठे रहें, चाहे वो जाके GHQ बाहर रोते पीटते रहें। अव्वल तो उनकी उतनी औकात नहीं होती कि वहाँ बेचारे पहुँचे, जहाँ मर्जी रोते रहें।
कोई एक्शन नहीं होता। जब मीडिया पे आता है तो हाईलाइट होता है, तो फिर फौरन ही सारे जो है ना, सीएम भी, प्राइम मिनिस्टर भी, दूसरे तीसरे इंटीरियर मिनिस्टर भी, सारे जो है वो हरकत में आ जाते हैं। चलें, शुक्र है मीडिया का कोई मुस्बत इस्तेमाल जो है वो हमारे मेहमानों ने माना। शुजात साहब ने तो फौरन रिजेक्ट कर दिया था कि ये सारा मीडिया की वजह से हो रहा है। नहीं सर, बात पता है क्या, देखिए मेरी बात अच्छा, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट भी एक करता पॉइंट हूं बोलूंगा कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये आपकी वजह से कर रहे हैं। नहीं सर, एक इसकी मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। बात ये है कि मैं यही बोलने वाला था जब मैडम ने ये बोला कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह चल रहा है, हर चीज़। जब तक कि पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव नहीं बनेगा, जब तक नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव नहीं बनेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। दूसरी बात ये कि मीडिया जो है एक अहम रोल अदा कर रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब इसका मज़ेदार बात ये कि अब जो है प्लान ही करना है हमें कि जो गवर्नमेंट दे रही है अपने बंदों को, जिस तरह मैडम ने बोला कि जब मीडिया पर आता है तो हाईलाइट होती है, तो मैं ये बोल रहा हूँ जो गवर्नमेंट जो सैलरीज दे रही है वो मीडिया को डोनेट कर दे, मीडिया वालों को डोनेट कर दे। उन नुमाइंदों से बेहतर तो ये नुमाइंदे हैं कि कम से कम फौरन हाईलाइट तो कर देते हैं। वो वहां पर पहुंच भी जाते हैं, कागजात भी पहुंच जाते हैं, तब भी सोए रहते हैं। समझे मेरी बात आप? मिसिंग पर्सन की इतनी पिटीशन पड़ी हुई है, सैकड़ों पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है, नहीं पता चल रहा बंदा नहीं पता चलता। मीडिया पर आएगी चीज, मीडिया पर आएगी चीज, फौरन हाईलाइट हो जाती है चीज। मुझे फौरन हाईलाइट हो मुझे जाती खुद है। फख्र है, बड़ी खुशी है कि एक इसी फोरम पे एक बच्ची जो है वो लापता बच्ची थी, वो किसी एक एनजीओ के साथ हमारे पास आई और शो खत्म हुआ तो कॉल आ गई, पता नहीं कितने दिनों से ढूंढ रहे थे उसके घर वालों को, तो वो मुझे पता है कि कितनी खुशी होती है। अच्छा, ये बताइए कि अब ये जो वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात को कैसे रोका जा सकता है और इसको कैसे सॉल्व करें? ये जो बच्चा गुलाम मुस्तफा है, ये वापस कैसे आ सकता है? आप एक फलाही इदारा चलाते हैं और उसके साथ साथ आपका जेलों से भी आपका राब्ता रहता है, तो किस तरह सॉल्व करते हैं आप? देखिए, अगर ऐसे मामला इस वक्त अगर आ रहे हैं और इस वक्त इशू आगे बढ़ते जाएंगे, ये बता दूं मैं आपको, रुकेंगे नहीं ये इशू, ठीक है। जब तक जिंदगी है ये और इश्यूज बढ़ते जाएंगे। लोगों को जो फेम जो आ चुका है वो ख़त्म नहीं हो सकता। लोगों का दिमाग इस वक्त आसमानों पे चढ़ चुका है, भले वो छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है। अब इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एजुकेशन अगर हमारे पास होगी, ठीक है, हमारे सिलेबस में 3 और 4 क्लास में जो है, इस सिलेबस में बॉर्डर के बारे में बताया जाएगा कि ये बॉर्डर क्या चीज़ है और कितनी अहमियत रखता है ये चीज़, ठीक है। बॉर्डर क्या चीज़ है, क्यों और किस लिए है ये, पहले तो ये क्लासेस में होना चाहिए, बताया होना चाहिए। तीसरी बात ये कि हम खुद एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते हम जो है सेमिनार्स कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए। और इस तरीके के सेमिनार्स करने का मकसद हम पेरेंट्स को बुलाएं, हम उन लोगों को बुलाएं कि जो है पसमानदगी इलाकों में मौजूद हैं। अच्छा। ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां पर लोगों को अलिफ नहीं पता। आपके उन सेमिनार्स पे आपका मतलब है कि जो बॉर्डर के करीब लोग रहते हैं, वो जो गांव देहात वाले लोग हैं, बिल्कुल तो आपको उधर जाके इस तरह के पूरे सर देखिए, बात ये है कि हमें जो है बिल्कुल, अब मैं भी बताता चलूँ मैं आपको कि इस वक्त हमारे जो हसास इदारे हैं उनसे हमारी प्रीवियस ही एक मेरे मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास जो है इंडिया से मेरे पास एक नुमाइंदा था जो मुझसे कनेक्टेड था। उस बंदे ने मुझे बताया था कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं यहाँ पर जो है बड़ी बुरी हालत में, उनके पास कुछ नहीं है और वो यहाँ पर जो है बड़े ज्यादतियों के निशान है उनको किया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये प्लान किया था कि हम जो है किसी तरीके का कोई प्लान करें इसी तरीके का कि कोई ऐसे सेमिनार्स हों, वो भले ही हम वहाँ जाकर करें या कहीं पर आप लोगों की सपोर्ट के साथ करें, लेकिन ऐसे सेमिनार्स जब तक होते रहेंगे हमारा मुल्क जो है इन आफात से सेव रहेगा। और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच शुजात बरनी साहब, थैंक यू सो मच मलिक ज़मीर साहब, थैंक यू सो मच सैफी अली खान साहिबा। प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त जो है वो अपने ख़त्म की तरफ आ गया। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपनी चार दीवारी में हम सबसे ज़्यादा महफूज होते हैं और सबसे ज़्यादा इज्जत हमारी अपनी चार दीवारी में होती है। ये जो मुल्क है ना, ये हमारी चार दीवारी है, इसको हमने सब ने मिल के ठीक करना है। और ये जो मुल्क से बाहर जाने के जो हमारे ख्वाब होते हैं, ये आप सिर्फ ये देखें कि आपको नौकर बनना ज़्यादा पसंद है या अपना बिजनेस करना। अपना बिजनेस 500 रुपए से भी शुरू होता है। आप एक मेहनत में बिल्कुल शर्म नहीं होती। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी सर्दी के हवाले से, बढ़ती हुई सर्दी। बिल्कुल इसको हम एंजॉय करने के बारे में बात कर रहे थे कि इस मौसम को किस तरह एंजॉय किया जाए, मगर ख़ास तौर पे वो लोग जो उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां
आपकी ज़िंदगी की सारी पुरानी दर्दें जो हैं वो दोबारा जाग जाती हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका कोई एक्सीडेंट होता है या कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो वो सर्दी की शिद्दत की वजह से वो सारी दर्दें जो है ना फिर से हरी हो जाती हैं। तो क्या उनका कोई इलाज मुमकिन होता है? या आजकल हम वैसे भी देखते हैं कि हमारे बहुत सारे जो हमारे अज़ीज़ हैं उन्हें शिकायत होती है उनके कमर की दर्द की, गर्दन की दर्द की, और मतलब जोड़ों में और मोहरों में दर्दें वगैरह जो है पैदा हो रही होती हैं। तो क्या ये इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट मौजूद है? आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में हर्बल ट्रीटमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। हर्बल ट्रीटमेंट के लिए आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में जो शख्सियात मौजूद होती हैं उनमें यूसुफ लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आदिल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आदिल साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। माशाल्लाह गुड। अच्छा, इससे पहले कि हम अपना वो हर्बल ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें, उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें वो मुझे दोस्तों को बतानी है। आज के हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ टेलीनॉर भी है। उनका पैगाम ये है, अगर आप हमारे यस टेलीनॉर का और न्यूज़ कैफ़े का ये मुश्तरका जनाब ये पैगाम है। अगर आप हमारे शो का कोई भी पार्ट मिस कर चुके हैं तो अपनी मर्ज़ी से कभी भी हमारे YouTube चैनल पर जाके देखें। आजकल इंटरनेट का दौर है और हर कोई अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम देखना चाहता है, तो आपकी इसी ज़रूरत को आसान बना रहा है टेलीनॉर 4G। तो टेलीनॉर 4G इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि हमारे शो का एक अहम हिस्सा जो होते हैं वो कॉलर्स होते हैं, आप लोग खुद होते हैं। तो जो पहली जो 2 कॉल्स होंगी वो जहाँ से भी होंगी पाकिस्तान भर से, उनके लिए मेकअप सिटी ने भी तहाइफ भेजे हुए हैं, तो वो भी आप तक पहुँच जाएंगे। बात करते हैं, जो अभी मैंने सर स्टार्ट में बात की कि ये जो जोड़ों के दर्द के हवाले से, जैसे कोई एक्सीडेंट्स, चोट वगैरह, कोई पुरानी चोट, जैसे ही मौसम सर्द होता है या फिर उम्र के आप थोड़ा सा आगे वाले हिस्से में पहुँचते हैं तो वो सारी दर्दें जो हैं वो ताज़ी हो जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? वैसे सबसे पहले तो ये बताएं, अगर उनका इलाज हो चुका हो तो फिर दोबारा से क्यों तकलीफ में इंसान चला जाता है? अगर सीरियस चोट लगी है ज़्यादा तो वो तो लाजमी उभरेगी, क्योंकि उसका जो है ना मुकम्मल इलाज नहीं हो। वक्ती तौर से कोई मालिश कर लेते हैं या कोई दर्द की दवाई खा लेते हैं तो उससे तो आराम आ जाता है। लेकिन अगर सीरियस उसको ज़्यादा चोट लगी होगी तो वो आगे चल के जैसे जैसे मौसम आएगा तो वही दर्द उभारना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हड्डी का शामिल होना ज़रूरी है कि हड्डी के साथ वो टच हो। इसकी वजह से होते हैं। अच्छा, तो मुकम्मल इलाज क्यों नहीं होता? देखिए, अगर सादा सा तरीका ले लिया जाए कि अगर जिस टाइम चोट लगती है तो हल्दी और गर्म दूध ये मिक्स करके पी लिया जाए तो वो अंदर से अंदरूनी तौर से ना उस चोट को जो है ना रफ़ा कर देता है और फिर वो दर्द नहीं होते। होता ये कि हम ऊपर से कोई टेबलेट खा लेंगे या उसकी मालिश कर लेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर से उसको कोई फ़ायदा नहीं, वक्ती तौर से होता है। अगर वो हल्दी का मुसलसल इस्तेमाल कर लें कुछ दिन के लिए तो वो खुद ब खुद आपका जो दर्द है ना जोड़ों का या किसी भी जगह चोट लगी हो वो जाता रहता है, फिर वो नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा आदिल साहब, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सबके बुज़ुर्गों का साया उनके सर पे रहे। अब उनकी जब हम तकलीफ़ देखते हैं ना कि जनाब उनके घुटनों में या उनके कंधों में दर्द है, उनसे मूव नहीं किया जाता है, चला फिरा नहीं जाता है, तो क्या इसका भी कोई इलाज मौजूद है? कि बाकायदा इलाज कहने को तो मतलब बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं जनाब के इसका इलाज है, शर्तिया इलाज है, क्या वाकई इसका इलाज है? देखें, इसके अंदर बिल्कुल हर्बल के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है तकरीबन जो इसका इलाज मुमकिन ना हो। बस ये आप ये समझ लें कि हम जो है इसके अंदर जिस तरह से काम करते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम ये कहते हैं कि सिर्फ दवाई के ऊपर आप मुनहसर ना करें, डिपेंड ना करें, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो कुछ भी हो। मेन चीज़ होती है जोड़ों और कमर के मोरों में जो परेशानियां आती हैं लोगों को, वो 50 अबव आते हैं, जो वो तो चलें जेन्युइन केसेस हैं जिसमें एजिंग फैक्टर की वजह से ऐसा होना शुरू हो जाता है कि आपका लाइफ स्टाइल इतना अच्छा नहीं रहा है माजी में, खुराक के हवाले से, अपना उठने बैठने के हवाले, जिस वजह से आप 50 के बाद ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, 40 के बाद ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो ये तो जेन्युइन केसेस होते हैं। इसमें कहा जाता है कि आप अपने पॉस्चर्स का मेन चीज़ देखें। अगर कमर के मोरों से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो हम ये कहते हैं देखें ये आपको इंसिडेंटली नहीं हुई है, ये आपने अपेरेंटली खुद किया है अपने तौर पे। अब वो लोग ये सोचते हैं कि अपेरेंटली हमने खुद कैसे किया, तो हम जब उनको पॉस्चर्स के हवाले से उनको बताना शुरू करते हैं कि देखें आप गर्दन क्रॉस करके भी हमसे बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो हम उनको जब डायग्नोज करते हैं कि आपकी राइट साइड जो है, अगर लेफ्ट साइड अगर उनकी गर्दन का पोस्चर है तो हम कहते हैं आपकी राइट साइड जो है ना वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता फ्रोज हो रही होगी, आपके हाथों की मूवमेंट, राइट हैंड में आपकी मूवमेंट कम हुई होगी, आपकी टांग में पेन जाता होगा या टांग में स्टिफनेस रहती होगी, टांग फोल्ड नहीं होती होगी, तो वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कहते हैं आप इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो बताते हैं मुख्तलिफ चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उन्हें सबसे पहले कहता हूँ आप पहले तो इस पोस्चर की करेक्शन करें। आया ये जो आपकी पोस्चर में जो गड़बड़ है कि आप एक साइड झुक कर बात कर रहे हैं, गर्दन झुका के बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं। जब तक इसको नहीं ठीक करेंगे, ख्वाह आप किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट ले लें, वो दर्द जाएगा नहीं। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करते हैं। ये कॉलर वैसे ही क्योंकि प्रोग्राम के हिस्से के पहले कॉलर हैं, तो ये मेकअप सिटी की जानिब से जो गिफ्ट हैम्पर है वो तो जीत ही चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, मंजूर अली खोरनेक बुलारीपुर से न्यूज़ कैफे में। मंजूर भाई कैसे हैं? माशाल्लाह आपकी एनर्जी से लग रहा है कि आज हरिपुर में सर्दी कम है। मैं कहता हूँ सर्दी तो बहुत ज्यादा है, एनर्जी तो आपको देख के, और लोधी साहब जब आते हैं देख के प्रोग्राम में तो एनर्जी तो वैसे ही आ जाती है। ठीक है, तो लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मेरी बात हुई थी तो एक नुस्खा आपने तो दिया, वो मैंने कुछ इस्तेमाल किया था, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि मेरे 1 2 3 जो कमर के मोरे हैं उनमें गैप आ गया है जी। तकरीबन 32 साल हो गए मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अब भी चला रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 52 इयर्स मेरी एज हो गई है। अब मैं बताना नहीं चाह रहा, सबको पता चल जाएगा कि 52 साल का, मैं 53 साल का हो गया हूँ। ठीक है, अच्छा फिर क्योंकि ये फहीम भाई मेरी फिर मजाक उड़ाते हैं कि यार इतने बूढ़े हो गए हो अब क्या। अच्छा मेरे जो घुटने हैं उसमें भी दर्द शुरू हो गया है जी। अच्छा तो डॉक्टर साहब आप बताएं, एक तो मुझे बताएं कि हमारे यहाँ इलाके में सिमलू बहुत होता है और इन सर्दियों में क्या मैं दूध में डाल के सिमलू पी लूं या ना पीऊं? ये क्या होता है सिमलू? सिमलू एक दरख्त की जड़ होती है जो कि मतलब आपको नाम पता नहीं आपके जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो अच्छा आप मुझे बताएं मैं कमर के लिए क्या करूं और मैं दवाई कौन सी लूं? जो आप सजेशन करेंगे इंशाल्लाह मैं लूंगा। और मेरी पीसीआर कैमरामैन सब लोग भाई ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। आपका बहुत पूछते हैं और ये मेरे कान में आवाज आ रही है 53 ईयर के नहीं, ये कोई 63 साल के हैं, 10 साल उन्होंने फिर भी कम बताए। ओहो नहीं 53 का हूँ। ठीक है मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए जनाब आप, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चूंकि ये ड्राइविंग करते हैं तो इनका जो पोस्चर वो थोड़ा टेढ़ा होता है। मिसाल के तौर पे जब ये बैठते हैं ड्राइविंग के लिए तो ये इस तरह से बैठते हैं, टेक भी लगा दीजिए, एक साइड पे झुके हुए होते हैं वो। हाँ, और ये राइट हैंड पे ज़्यादातर इनका होता है, तो उसकी वजह से इनकी कमर में दर्द है। अगर ये कुछ अर्से पिस्ता खा लें, खाली पिस्ते खा लें ना, 15-20 पिस्ते डेली खाएं तो 15-20 दिन में सही हो जाएंगे। अच्छा, इनका ही है, यानी कि सर्दी का जो तोड़ है, सर्दियों में जो बड़ी हुई है दर्द, ये खत्म हो जाएगी। ये हो जाते, पट्ठों में हो ना, गर्दन में अकड़ा हो, किसी भी जगह हो, तो ये उसी वक्त जो है ना आप चंद दिन पिस्ते खाना शुरू कर दें। अगर आधा पाव 1 पाव खा लेंगे तो आपका ये मर्ज जाता रहेगा। ये एज पेन किलर समझ लें, आप काम करेगा नेचुरल। और साथ में जो है इसका सप्लीमेंट जो है ना, हम जो ऑस्टियो रिलीफ देते हैं वो अगर इस्तेमाल कर लेंगे, सर्दियाँ चूँकि तो सर्दियों में जो हमारा इस हवाले से ट्रीटमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। तो बजाय इसके कि वो महीनों तक ये परेशानी के साथ मुब्तला हैं, जो तकलीफ उठा रहे हैं, तो मैं कहूँगा इनसे 1.5-2 महीने कर लें, वो इंशाल्लाह 1.5-2 महीने में इनको आइंदा आने वाली सर्दियों में कभी ये कंप्लेन नहीं होगी कि मेरे कमर में या जोड़ों में तकलीफ है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है जब आप एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, वही मैं अभी जो बता रहा था, तो आपको ज़रूरत होती है किसी किस्म की कोई सप्लीमेंट्स इस तरह के इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई भी चीज़ खालिस नहीं मिलती। तो इसके बरक्स मैं कहता हूँ अगर इन चीज़ों में पढ़ें और वहम में पढ़ें, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं क्योंकि खालिस नहीं है या कोई और मसला है, तो मैं कहता हूँ इसके बरक्स आप एक सप्लीमेंट को ऐसा इस्तेमाल कर लें जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ हो, ताकि वो आपको जो है ना दीगर चीज़ों की जो आपकी कमी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 4-6 चीज़ों को अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन किसी सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं तो वो कवर अप कर लेगा उसको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर जी, ये बात कर रहे थे सिमलू पता नहीं वो जो इनके इलाके से कोई निकलती है, ये एक बूटी होती है, ब्राउन कलर की होती है, छोटी जड़ होती है किस्म की। वो इतना सा टुकड़ा अगर पीस के अगर ये इस्तेमाल करते हैं ना तो ये उनको आराम आता। हमारा इस्लामाबाद में क्लिनिक है, वहाँ पर एक साहब वो लेकर आए थे, उन्होंने बताया जी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें फ़र्क आता है। लेकिन मैंने उनसे कहा देखें ये वक्ती तौर से फ़र्क है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं थोड़ा आराम आ जाता है, लेकिन कुछ अर्से बाद फिर वही चीज़ हो जाती है। तो ये इलाज नहीं है, इलाज वही जो हमने उनको सप्लीमेंट बताया ना ये। और आप देखिए कि इस दफ़ा हम गए थे तो वहाँ मसला थोड़ा धरना वगैरह था, तो हमारा वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा हो गया,
तो क्या उसके धरना अंदर आप लोगों ने किया होगा? जी नहीं, हमने नहीं किया, इत्तेफाक से हम जैसे गए और वहाँ ये मसला ख़राब हो गया, तो फिर हमें वहाँ मजबूरन ज़्यादा रहना पड़ा। हाँ ठीक तो है। उस सूरत के अंदर यानी हम 6-7 दिन वहाँ पर रहे, तो उसके अंदर जिन लोगों ने वो हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करी, ये सप्लीमेंट इस्तेमाल किया, उनको 5-6 दिन में इतना फ़र्क हो गया कि वो कहते हैं कि हमने इतने अरसे से मुख्तलिफ लोगों की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन नहीं फ़ायदा हुआ, लेकिन आपकी दवा से घर दूसरे भी हैरान है कि ये तो चलने फिरने से भी कासिर थे, इसमें कैसा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है ना वहाँ ठंड का, मौसम का है। अच्छा अच्छा, ये ठंड के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा कि ये दवा इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा मौसम है, मगर एक कॉलर मेरे साथ होल्ड पे है, इससे पहले कि उनकी कॉल कट जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, कैसे हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ हीर रांझा के शहर झंग से। क्या बात है जनाब शुमाइला जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने कॉल किया, क्या कहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं आपका पहले भी शो देखती हूँ, फिर हमारा ये दरमियान में चैनल बंद हो गया था, अभी 1-2 दिन से फिर चलना शुरू हुआ है, तो मैं फिर से आपका शो देख रही हूँ। क्या बात है जनाब। मुझे ना ये पूछना है, मैं अभी ना 1 हफ्ता पहले ना कपड़े धोई थी, तो मैं स्लिप होकर गिर गई थी, तो मेरे ना घुटने में बहुत ज्यादा, ऐसे तो ऊपरी चोट तो कोई नहीं आई है, मगर ना अब रात में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि यहाँ हमारे पंजाब में ठंड बहुत ज्यादा होती है ना, तो प्लीज इसका कुछ मुझे बता दें। स्वेलिंग तो नहीं है? स्वेलिंग तो नहीं, 1-2 दिन थी मगर अब नहीं है। सही है, जोड़ों पे स्वेलिंग कोई नहीं है, घुटना आराम से फोल्ड हो रहा है आपका? हाँ जी, हो रहे हैं बिल्कुल, मगर नमाज पढ़ते हुए ना एक तो दर्द भी बहुत ज्यादा होता है और ना आवाजें बहुत आती है मेरे घुटनों से और पाँव के टखनों से। ठीक है, की ना कोई दवा वगैरह आपने इस्तेमाल की है? नहीं, मैंने सिर्फ जिस दिन गिरी थी उस दिन सिर्फ एक पेन किलर लिया था और कुछ भी नहीं लिया मैंने। ये कितने दिन से हो रहा है आपको पेन? मुझे ये 1-1.5 हफ्ता हो गया। 1.5 हफ्ता हो गया, नहीं जा रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। 1-2 बातें और भी हैं इसके हवाले से, वो चूँकि पर्सनल प्राइवेट होती हैं तो वो पर्सनली अलग से कॉल करके मुझे रब्ता कर लेंगे, तो मैं पूछ लूँगा इनसे। कुछ अमराज इंटरनल भी होते हैं ना फीमेल्स के, उस वजह से कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा पेन नहीं जाते हैं, तो एक तो वो कंफर्म करना ज़रूरी है इस हवाले से, क्योंकि ये बता रही हैं कि ऊपरी तौर पर कोई इनको मूवमेंट में कोई मसला नहीं है, ना कोई स्वेलिंग है, तो मामूली सी हो सकता है अंदर ट्रॉमा कोई इंजरी हो, माइनर। मगर अभी अगर 10 दिन ही हुए तकरीबन, तो 10 दिन में तो मेरा ख्याल है उसके असरात तो बाकी रहते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। एक तो ये जो अभी लोधी साहब बता रहे थे ना कि जो किसी किस्म के एक्सीडेंट्स के अंदर हल्दी और दूध में मिला के इस तरह का इस्तेमाल किया है, तो ये जो 10 दिन से तकलीफ बर्दाश्त करी है, अगर ये 10 दिन ये करती भी आती तो मेरा ख्याल है शायद अब तक ख़त्म भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा यूसुफ, ये बताइए, अभी आप बता रहे थे कि मौसम के एतबार से कि सर्दी का ये जो मौसम है, इसमें आपकी दवा जो है ये एक बड़ा बेहतरीन काम करती है, इस बारे में कुछ कह रहे थे आप? देखें, यहाँ पर जो लोग इलाज कराते हैं, चूँकि यहाँ कराची का तो मौसम जो है ऊपर ही रहता है, नीचे आता ही नहीं है। अगर रूम टेम्परेचर या मतलब इलाके का जो टेम्परेचर है 2-3 पर आ जाए, तो ये जो मेरी दवा है ये इतना यानी क्विकली काम करती है कि जो यहाँ पर 6 महीने 8 महीने में नहीं ठीक होता है, वो 1 महीने में ठीक हो जाता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मरीज़ वो होता है कि जिसके जॉइंट ख़त्म हो चुके हों, घुटने के जोड़ों के जोड़ ख़त्म हो, और तमाम डॉक्टर जहाँ पे भी वो अपना ट्रीटमेंट करा रहा, वो ये कहते हैं जी इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही हल है कि आप इसका रिप्लेसमेंट करा लें। लेकिन मेरे जो है अपना फूड सप्लीमेंट है, ये सिर्फ ऐसे मौसम के अंदर जो है अगर 1 महीना इस्तेमाल कर लिया जाता है तो नेचुरल तरीके से ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे आम खड़े, आम आदमी चलता है, इस बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी इंजेक्शन के, बगैर। ये मुस्तकिल होता है? मुस्तकिल हल है। गुड सर, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं दोस्तों, तो आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे और मजीद इस हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आज हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही है। यूसुफ लोधी साहब हमारे साथ हैं और आदिल लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जो ताउन किया हुआ है वो मेकअप सिटी है और उनके साथ साथ टेलीनॉर 4G उन्होंने भी ताउन किया है। टेलीनॉर 4G का जो पैगाम है वो आप तक पहुंचा देते हैं। वो कहते हैं जिस तरह हम सब मुख्तलिफ हैं, उसी तरह हम सब की अपनी अपनी अनोखी ज़रूरियात भी हैं। इसी बात को समझते हुए टेलीनॉर 4G अपनी खिदमात की बदौलत आपके लिए लाया है वो सब जो आप चाहें, वो सब जो हर पाकिस्तानी चाहे। टेलीनॉर 4G इस्तेमाल करें, इनका मतलब ये। अच्छा जी, तो
बात हम कर रहे थे ये घुटनों के दर्द के हवाले से, ठीक है। अच्छा, ये तो उम्र के साथ साथ जो है वो ये तो हमने देखा है कि एक एज आती है कि जब ये छड़ी का सहारा लेना पड़ता है और वो सारी वो फुर्ती और वो एनर्जी नहीं रहती वो जो एक जवान आदमी में होती है। कमर की जो दर्द होती है, क्या इसकी भी एक एज होती है कि ये भी एक ख़ास उम्र तक पहुंच के जो है वो आपको ये कमर की दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है? आजकल तो हम देखते हैं नौजवान ही इस दर्द में मुब्तला है। आजकल ऐसा है, देखें आप बच्चे जो है ना जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं या जो एजुकेशन स्कूलों में जा रहे हैं तो उनके भी देखें आप चश्मे लग रहे होंगे मोटे मोटे, और कंप्लेन होती है पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी कि भाई आपके बच्चे को याद नहीं होता, कोई भी लेसन याद करवाते हैं। तो उसकी वजह क्या है? आप ये देखें, आप बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को सब कुछ, लेकिन आप फोकस इस बात को नहीं कर रहे कि आइदर कोई फिजिकली कंप्लेन या फिजिकली फॉल्ट भी हो इस चीज़ में, या सिर्फ खाने पीने या लाइफस्टाइल में इशू है। तो ये नहीं देखते कि बच्चे का पॉस्चर जो है ना, देखें हम लोग बार बार प्रोग्राम में जिक्र करते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम, गर्दन के मोरे बड़े सेंसिटिव होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की अगर एज में बात की जाए 2, 5, 7 साल जो उनके तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनको तो खुदा ना खास्ता कोई दूसरा बच्चा पीछे धक्का दे दे तो उसमें भी वो डैमेज हो जाते हैं, सेंसिटिव इतने होते हैं गर्दन के मोरे। लेकिन अब उसमें पॉस्चर का क्या देखें कि बच्चे जैसे हिफ्स कर रहे हैं 6-6 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे या स्कूलों में जाके पढ़ रहे हैं, तो अक्सर बच्चे कंप्लेन ये होता है कि उनका पॉस्चर ऐसा होता है, टेबल का साइज़ ऐसा रखते हैं। स्कूलों में भी कुछ ये चीज़ें हैं कि वो टेबल इस हिसाब से बच्चे की नहीं होती कि बच्चा अपनी चीज़ को यूँ उठा के पढ़ सके, बल्कि उसको यूँ क्रॉस करके बैठ के पढ़ना पड़ रहा होता है। और इसी तरह मदरसों में देखा गया कि वो नीचे टेबलें रखी हुई होती हैं और उस पर कुरान यूँ बैठ के एक टांग फोल्ड करके बैठा होता है और यूँ हिल के पढ़ रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, गर्दन के स्पाइन जो है ना वो कर्व में आना शुरू हो जाती है। हिलने से या ऐसे झुकने से क्रॉस रहने से, मुसलसल एक पोस्चर में कांस्टेंट रहने से जो है ना नर्व में ये जो है ना एक कर्व आ जाता है गर्दन के मोरों में, और वो कर्व पता लग जाता है। अगर बच्चों को आप सीधा बिठाएं, उससे कहें आप चेस्ट बाहर रखें और यूँ अपने कमर को अकड़ा ले, तो आप ये देखिएगा गर्दन के उसके बावजूद कि उसने सीधा रखा हुआ है उसके एक कर्व होगा, और हाथ लगाएंगे तो महसूस होगा बाकायदा। ये सबसे बड़ा डैमेज है। फोनों ने पूरी कर दी है जी, रही सही कसर मैंने कहा मोबाइल फोन ने पूरी कर दी। हर वक्त जो है बंदा यही ऐसे ही बैठा हुआ है, तो 5 साल से नीचे आ जाए ना, 2 साल से 3 साल से जो घरों में बच्चे छोटे बच्चे 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, वो चुप होते हैं कि उनको आप टैबलेट या मोबाइल में कोई चीज़ लगाते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो गर्दन झुका के बैठे हैं सोफे से या तकिए से क्रॉस बैठे हैं, उनके गर्दन के भी उसी एज से शुरू हो गया डैमेज होना। तो कहने का मकसद ये है कि जो माफ़ी चाहता हूँ, ये जो बच्चे घरों में जो 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन और जो टैबलेट मांगता है, ये सिर्फ सीधा माँ बाप का कसूर है। आप बच्चों के सामने आप हर वक्त, बच्चे आपकी गोद में, आप मोबाइल में हैं, बच्चे आपके साथ लेटा हुआ है, आप मोबाइल में हैं, माँ जो है वो बच्चा दूध पी रहा है वो मोबाइल में। तो मतलब जब बच्चा हर वक्त मोबाइल देखेगा तो उसका दिल नहीं करेगा कि ऐसी ये क्या सौगात है जो इर्द गिर्द हर एक ने पकड़ी हुई है, मैं क्यों नहीं इसे यूज़ कर रहा। बिल्कुल। तो ये तो मेरा ख्याल है हमें कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चों का टाइम जब देते हैं तो वो प्योरली बच्चों का, घर वालों का टाइम होना चाहिए। आप जरा मोबाइल से थोड़ी देर के लिए आप अवॉइड करें, कुछ जिस तरह होना चाहिए। देखिए ना, मैं ये एक छोटी सी चीज़ है, 7 मोरे टोटल कर लेंगे, ठीक है, इनमें से 3 डैमेज कर देते हैं आप, बाय बर्थ ही शुरू हो जाता है कंप्लेन। 1 साल 1.5 साल का हुआ बच्चा, ज़रा सा ग्रो हुआ, ग्रोइंग एज में, उसी टाइम ये कंप्लेन शुरू हुई। आगे फ्यूचर में क्या क्या वो सर्वाइव करता है, किस तरीके से, किस चीज़ को वो फेस करता है। नंबर 1 उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू होती है, नंबर 2 उसकी आई साइट वीक होती है, नंबर 3 उसके अक्सर शोल्डर्स में स्टिफनेस या नमनेस होती है हाथों के अंदर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी आती है, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत जो करते हैं लोग। नंबर 4 कि उनकी आई साइट के साथ साथ जो है उनके जो है चक्कर आने का जो है ना मसला ये भी शुरू हो जाता है कि अक्सर उन्हें चक्कर आते हैं, एकदम खड़े हो तो उन्हें चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर अगर नर्व्स ज़्यादा कंप्रेस हो जाएं आज आगे उम्र में जाके, तो फिर क्या होता है, टांगों को भी अफेक्ट करती हैं। फिर होता क्या है कि वो कॉज ही ढूंढते रह जाते हैं, सालों भर ट्रीटमेंट कराना, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, 8 साल से, 7-8 साल चलें ट्रीटमेंट कराया, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं हुआ, अलबत्ता मैदे का, किडनी का, फिर दीगर अमराज बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि देखें, सबसे पहले तो आप अपनी कॉज को समझें कि अगर आपको गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम होगी तो ये 4 सिम्टम अपने जहन में रखें। एक तो अक्सर चक्कर आएंगे, उठेंगे एकदम तो चक्कर आएंगे, हाथों का सुन होना, याददाश्त का कमज़ोर होना, आई साइट का कमज़ोर होना, यानी कि निगाह की कमज़ोरी जो है ये आना शुरू हो जाती है। ये 4 फैक्टर इस वजह से। सिमिलरली कमर के मोरे जो हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं ज़्यादा गाड़ी की, उनकी सिटिंग ऐसी होती है कि उनकी सीट्स ऐसी क्रॉस यूँ कर्व में,
अब वो जब बैठते हैं तो उनके स्पाइन का नीचे का हिस्सा कर्व हो जाता है, बजाय कि वो हिप के थ्रू बैठें वो थोड़ा सा नीचे कमर भी उनकी जो होती है बैंड हुई होती है, तो सारा लोड जो ऊपर का होता है अपर एरिया का वो भी उस पर आ रहा होता है। उसकी वजह से नीचे के 3 मोरे L4, 5 और S1 शार्टिक सैक्रम क्या किया जाए? बिल्कुल स्ट्रेट देखें, आप अपने आप को दीवार से टेका लगाएं और बिल्कुल लोअर पार्ट जो है ना आपका वो आप बिल्कुल दीवार के साथ लगा के अटैच कर लें, या किसी भी तकिए के साथ आप बैठे हुए या बेड पे बैठे हैं या गाड़ी की सीट पे बैठे हुए हैं, जैसे हम सोफे पे बैठे हुए हैं, तो अपने आप को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखें, ऐसे स्ट्रेट रखें। आप घंटों ट्रैवलिंग कर लें, 6 घंटे के आप 12 घंटे ट्रैवलिंग कर लें, आपको कभी कमर के निचले मोरों में पेन नहीं होगा, ना ही आपकी टांगों में कभी नमनेस होगी, ना ही टांगों में स्टिफनेस की लोग शिकायत करते हैं ये होगी। लेकिन इसमें ये चीज़ कि आपने ये एहतियात करनी है, लेकिन साथ साथ इसका इलाज भी करवाना है। सिर्फ ये करने से आपके अगर मोरों में कंप्रेशन हो गया तो वो ठीक नहीं होगा। उसी के लिए हम ये कहते हैं कि अब जो हम सप्लीमेंट देते हैं वो सप्लीमेंट बेसिकली करता क्या है, उसका काम ये है कि जो साइनोवियल फ्लूइड हर मोरे के दरमियान दूसरे मोरे को अलग रखने के लिए एक साइनोवियल फ्लूइड, एक झिल्ली बनाई है कुदरत ने, एक कुशन है जो उसको मूवमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ एक दूसरे से दूर रखता है, ताकि जो नर्व्स बीच में से गुजरनी है उनमें कंप्रेशन ना हो। वो कंप्रेशन होने की वजह से पेन नीचे जाता है। लोग क्या करते हैं, पेन किलर ले रहे हैं, फिजियोथेरेपियाँ करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना पोस्चर नहीं ठीक कर रहे और ना कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जो उस पल्स को बढ़ाए, जो उस साइनोवियल फ्लूइड को दोबारा से जनरेट करे। तो इस हवाले से जो हम अपने ट्रीटमेंट की बार बार जिक्र कर रहे होते हैं वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि देखें ये पेन किलर नहीं है, ये इलाज है। किस तरीके का इलाज है? जो पल्स को बढ़ाता है बाकायदा और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो दोबारा जनरेट होता है। बिल्कुल सही। तो अच्छा यूसुफ साहब ये बताइए कि मर्ज जो हैं, जिस तरह अगर कोई मोटापा लेके भी आता है तो उसे कोई 10 साल लगते हैं मोटे होने में, और वो कहता है कि 2 महीने में ख़त्म हो जाए, मैं सेट हो जाऊँ ज़रा एकदम। तो इसी तरह ये जो पेन, जो घुटनों की जो पेन है, ये जो आपकी बैक की जो पेन है, ये भी लोगों ने मर्ज पाले हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि एक हफ्ते बाद ही आपने देखा, फील किया और आप आगे पूरे हर जगह जगह के चक्कर भी लगाए हुए हैं कुछ लोगों ने, और कुछ वैसे ही एक बड़े बहादुर बन के बर्दाश्त करते करते कई साल गुजार चुके हैं। तो उन्हें कितने साल लगते हैं वापस रिकवर आने में, होने में और सही होने में? इसमें देखें डिपेंड करता है, एजिंग फैक्टर भी है, ठीक है, कि एज क्या है वो एक डिपेंड करती है। इसके अलावा चूँकि हमारे पास जब आते हैं ना उस हालत में अक्सर है तो यही देखा गया 70-80% वो केसेस आते हैं हमारे पास जिनके मैदे ख़त्म, मैदों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी होती है, ठीक है, उसमें किडनी का प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ बन चुके होते हैं। मैं यही अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बॉडी का एक इलाज कराने जाते हैं और 3-4 बीमारियां लेके फिर कंप्लीट पैकेज आता है हमारे पास। अब वो कहते हैं हमारे सिर्फ मोरों का करें आप, तो हम कहते हैं देखें हम अपने ट्रीटमेंट को तो तब रखेंगे ना आपके साथ सही मानों में। अब हम कहते हैं 2 महीने में मिसाल के तौर पे पेशेंट ठीक हो सकता है, 1 महीने में, 2 महीने में, वो उस केस में हो सकता है जिसको सिर्फ मोरों का प्रॉब्लम हो। हमारे यहाँ तो केस ये इस तरह के आते हैं जिनको मोरों के प्रॉब्लम तो है ही हैं, साथ साथ में ब्लड प्रेशर, शुगर और मैदे के अमराज और जलन, पता नहीं क्या क्या हार्ट के इश्यूज होते हैं, तो उसको भी हमें टैकल करना पड़ता है। उस वजह से टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है। वो कितना फिर भी बढ़ जाता है अंदाजन? देखें ये डिपेंड, मैंने अभी बताया ना, वो एज फैक्टर पे भी होता है, किसी का 6 महीने लगता है, किसी का साल भी लग जाता है, क्योंकि प्रोसेस के ऊपर है ना, डिपेंड करता है केस किस किस्म का। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं नजमा असलम बोल रही हूँ नजमा साहब, रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आपने कॉल किया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे बहुत दफा मैंने आपकी कॉल मिलाई नहीं मिली, लेकिन आज मेरी खुशकिस्मती के मिल गई है। चलें, मुझे मैं फरवरी में गिर गई थी और मेरे मोरों में ना वो मतलब दब गए हैं और उनका वो मोरे जो है वो उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है, बताया, लेकिन मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहती। तो मुझे प्लीज आप कोई हकीम साहब से कहें कि मुझे कोई एडवाइस करें लोधी साहब से, ताकि मैं इस जान से मेरी से छुटकारा छूट जाए मुझे। बेटे आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 है। 60 है। देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप ऑपरेशन ना कराइएगा और बगैर ऑपरेशन के इंशाल्लाह आपकी कमर सही ठीक हो जाएगी। आप सिर्फ MRI करा लीजिएगा, उसके अंदर देखिएगा कि कौन कौन से मोरे हैं। अगर S1 है तो बेटे ये 15-20 दिन में भी ठीक हो सकता है। अगर दूसरे मोरे हैं वो भी जल्दी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ का मौसम आपके यहाँ बहुत अच्छा है। जी। हमारा क्लिनिक अपना इस्लामाबाद के अंदर है, आप वहाँ पर तशरीफ़ ले आइएगा, आपको दवा मिल जाएगी और आप उसको इस्तेमाल करेंगे। कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, कोई ऑपरेशन नहीं कराना है और आप देखिएगा इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर जो ना आप ठीक हो सकते हैं।
जी, आपका दिन क्या है वहाँ इस्लामाबाद का? ये आप कॉल कर लेंगी ना तो हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उस पर आपको अपॉइंटमेंट भी दे देंगे और लोकेशन भी बता देंगे कि किस दिन आपने वहाँ विजिट करना है। लेकिन आप उससे पहले अगर आपने MRI नहीं कराया हुआ तो वो करवा लीजिएगा काइंडली, ताकि आप आएँ तो MRI मैंने करवाया, तीसरा चौथा पांचवा में हाँ वो L45S1 होगा, तो आप ले आइएगा फिर भी, क्योंकि हम अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं उसको, क्योंकि 1.5-2 महीने बाद हम ये चीज़ दोबारा कराते हैं जब हम ठीक कर देते हैं पेशेंट को कि अब आप खुशखबरी के साथ आए हमारे साथ। तो वो आपने विजिट कर लेना है, वो नंबर स्क्रीन पे आएंगे ना तो आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। बहुत शुक्रिया नजमा साहिबा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बाकी बस ये पोस्चर का जो मैंने बताया वो अभी से ये सुन लें कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने कमर को स्ट्रेट रखें जब बैठने की हालत में हो। इसके अलावा जब स्लीपिंग पोजीशन में हो, रेस्ट पोजीशन में, तो स्प्रिंग मैट्रेस या फॉर्म मैट्रेस मत इस्तेमाल करें। पंजाब में चारपाई का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों का तो इस वजह से भी मोरों का सत्यानाश हुआ हुआ है, क्योंकि वो वजन पड़ता है तो कर्व हो जाती है ना। वो देखे ना, वो तो एक कदीम दौर से पंजाब में जो है ना सारा कुछ चलता आ रहा है। उस वक्त तो ये उसमें देखें उस टाइम गाड़ियाँ ज़रा सी चीज़ के लिए गाड़ियाँ और मशीनें नहीं इस्तेमाल होती, हाथ पैरों का इस्तेमाल होता था, तो इतना इफेक्ट नहीं होते थे वो इन चीज़ों से। मैं यूसुफ साहब से पूछना चाहूँगा, यूसुफ ये बताइए कि ये जो एक्सरसाइज होती है, ये वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक, तो ये जॉगिंग वगैरह, इसका कितना अमल दखल है हमारी सेहत में? लेकिन वॉक करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, ये 100% सेहत की अलामत है, ज़मानत है कि आपको मतलब कोई मर्ज़ नहीं लगेगा अगर आप प्रॉपर करते रहें। आज भी 80 साल के 90 साल के ना किसी की कमर में दर्द है ना उनके जोड़ों में। हम लोग जो है ना बैठने के, आराम करने के ज़्यादा आदी हो चुके हैं। यहाँ से घर से उठे, अपना गाड़ी में बैठे, ऑफिस चले गए, ऑफिस से उठे, गाड़ी में बैठे, घर आ गए इधर, यानी गाड़ी का इस्तेमाल है, टांगों का तो इस्तेमाल है नहीं। और आजकल जो नई नस्ल है वो तो यहाँ तक की आदि कि अगर उसको बोला जाए ना कि कोई चीज़ ले आओ तो वो बाइक पे ही जाएंगे। अगर फलांग 2 फलांग या किलोमीटर चलना तो गवारा ही नहीं करते, वो बाइक पे अच्छा खासा सफर बता कुछ दिया। नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी देखें पंजाब के अंदर मैंने देखा है कि वहाँ के बच्चे 5-5, 6-6 मील वॉक करके स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी देखा। बिल्कुल तो आप देखिए उनकी सेहत सही है। अच्छा ये बताइए कि कराची में तो जिन लोगों को शिकायत है वो तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इस्लामाबाद में भी आपने क्लिनिक शुरू किया अपना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और पाकिस्तान में कहाँ है? इसके अलावा लाहौर में भी हमारा क्लिनिक है, ठीक है ना। हाँ। और इन 3 शहरों के अलावा अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो क्या वो हम उनसे ये करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप या किसी के भी थ्रू जो है ना मंगवा लेते हैं जो हमें चाहिए होती हैं, और उसको के बाद पूरा केस कॉल पे सुन लेते हैं। सुनने के बाद उनकी दवाई हम कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। अच्छा, कोरियर के थ्रू चली जाती है? ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट करते हैं तो हम ईमेल के थ्रू भी उन्हें रिप्लाई करके फिर वो रिस्पॉन्ड कर लेते हैं साथ में। सर थैंक यू सो मच यूसुफ सर, थैंक यू सो मच आदिल साहब। एक बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं आपके इलाज से, आपकी दानाई से। यकीनन और भी बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम आपका पहुंचा होगा। फुरकान बॉबी साहब कुछ है हमारे लिए आपकी? तो बस आ जाएं फिर ज़रा, तुम मैदान में आए, कुछ सुनाएं हमें, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। क्या बात है जनाब, एक मिनट ज़रा भाई। फुरकान बॉबी की आवाज़ के साथ ही हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें देखा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़हीमाबाद फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े की टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भाई। हो सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पा लियां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फेर बिछड़ ना जावा। मेरा ये चरखा, मेरा ये चरखा, मेरा ये चरखा 9 लखा माइन, मेरा ये चरखा 9 लखा, मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े नी, मेरा ये चरखा 9 लखा। न्यू कत दी दा पक्का,
न्यू कत दी दा पक्का माए नी मेरा ये चरखा 9 लखा मेरा ये चरखा 9 लखा मेरा ये चरखा 9 लखा जद चरखे नू कतण लागी जद चरखे नू कतण लागी मेरा न्यू होर हो गया पक्का मेरा न्यू होर हो गया पक्का कुड़े नी मेरा ये चरखा 9 लखा मेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े नी मेरा ये चरखा 9 लखा